हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी क्षितिज भाग 1 से एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, महादेवी ब्रह्मा जी द्वारा लिखित मेरे बचपन की। ठीक है, तो पहले हम इनके जीवन के परिचय के बारे में जानेंगे कि क्या इनके जीवन परिचय में कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो देखिए, महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए और सन 1987 में उनका देहांत हो गया। ठीक है, महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक है। कई बार आपको ये प्रश्न पूछा जाता है, छायावादी जो कवि हैं या उनके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है, तो ये कैसे थे, छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक है। अब इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, निहार हो गया, ठीक है, रश्मि हो गया, साथ में नीरजा, यामा, दीपशिखा इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। ये तो पद्य हैं, निहार, रश्मि, नीरजा और यामा, दीपशिखा, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। साथ में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और श्रृंखला की कड़ियां, ये इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया था। तो देखिए, इनको जो है साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, साथ में इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। महादेवी ब्रह्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आजादी की आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की जो वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण और रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता और अक्षय करुणा प्रकट हुई है। तो देखिए, ये सिर्फ जो है मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी जो है आत्मा से जो है एक करुणा का जो भाव है वो प्रकट हुई है इनकी रचनाओं में। साथ में उनकी भाषा शैली सरल और स्पष्ट है तथा शब्द उनके चयनित और प्रभावपूर्ण एवं चित्रात्मक। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मेरे बचपन के दिन। इसमें महादेवी वर्मा जी ने क्या कुछ कहा है। इन्होंने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृतियों के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी, और इस अंत में लड़कियों के प्रति जो है सामाजिक जो रवैये हैं, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन इन्होंने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो देखिए, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मेरे बचपन के दिन। तो देखिए, अब क्या कुछ वो अपने बचपन के बारे में आपको बता रही हैं लेखिका। तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। तो यहाँ पर लेखिका क्या कहती हैं कि मैं अपने बचपन की जो स्मृतियां हैं वो एक विचित्र सा जो है आकर्षण उसमें होता है। ठीक है ना, आपको भी अपने बचपन की कुछ ऐसी यादें होंगी जो आपके मन में अभी भी जो है चित्र के साथ आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे अभी वो घटना आपके साथ हुई होगी। जबकि हम बहुत सारी बातें भूल भी जाते हैं, लेकिन बचपन की कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे मन में, हमारे दिल और दिमाग में जो है बिल्कुल ऐसे बसी होती हैं, बिल्कुल जैसे अभी जो है ये घटना हुई होगी। तो ये जो है एक आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियां सब बदल जाती हैं। अब यहाँ पर बताती हैं लेखिका, अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई।
यानी कि इनका जन्म जो है, इनके जो कुल में, इनके परिवार में लड़की का जन्म जो है कई पीढ़ियों के बाद हुआ। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक जो है कोई लड़की भी थी ही नहीं, यानी कि इससे पहले, महादेवी ब्रह्मा जी से पहले 200 वर्ष तक जो है उनके जो परिवार में लड़की का जन्म नहीं हुआ था। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। तो देख, जैसा कि आप जानते हैं, अभी भी भ्रूण हत्या हो जाती है, ठीक है। हालांकि सरकार इस पे जो है बहुत पाबंदी लगा रहा है और सरकार की ये कोशिश है कि कम से कम जो है ये काम हो, ऐसा काम ना हो, लेकिन फिर भी लोग चोरी चोरी ऐसा करते हैं। तो पहले जो है लड़कियों को जो है गर्भ में ही मार दिया जाता था, ठीक है, और अगर वो पैदा हो भी गई तो उनको मार दिया जाता था। तो क्या कहती है यहाँ पर कि उनके पहले जो लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। जैसे ही लड़कियां पैदा हुई उनको मार देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। बाबा वो अपने दादाजी को कह रही हैं, तो कहते हैं मेरे बाबा ने दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी और मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। तो कहते हैं कि उनके जो बाबा थे वो जो है उन्होंने दुर्गा पूजा की एक कन्या के जन्म के लिए, और इनकी जो कुल देवी थी वो दुर्गा थी। कहती हैं मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, क्योंकि इतने सालों के बाद एक कन्या का, एक लड़की का जब जन्म हुआ, और क्योंकि बहुत इतने 200 साल जो है कम नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो कहती है कि 200 साल तक हमारे कुल में जो है कोई लड़की उन्होंने जन्म जो है वहां पर नहीं लिया था। तो अब यहाँ पर कहती हैं कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे सब नहीं सहना पड़ा। यानी कह रहे हैं मुझे वो सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी और हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। कहते हैं कि मेरे बाबा जो हैं वो लड़की के लिए जो है, यानी कि वो लड़कियों से प्रेम करते थे। जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं उनके लिए उन्होंने दुर्गा पूजा की ताकि उनके कुल में कोई लड़की जन्म ले, और दुर्गा पूजा के बाद उनके कुल में जो है महादेवी ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। कहती हैं मेरी बड़ी खातिरदारी हुई, क्योंकि बहुत उनकी चाह थी कि उनके परिवार में एक लड़की पैदा हो। तो जब इनका जन्म हुआ तो इनकी बड़ी खातिरदारी हुई। कहती हैं मुझे वो सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में कहती हैं बाबा क्या जानते थे, फारसी और उर्दू जानते थे, और इनके पिता जो हैं वो अंग्रेजी पढ़ी थी, उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का तो कोई वातावरण ही नहीं था। और ये जो है हिंदी जगत की जो है, हिंदी साहित्य की जो है, ये क्या है, एक लेखिका है। तो कहते परिवार में ऐसा माहौल नहीं था। उनके जो बाबा थे, जो दादा थे, जिनको हम दादा कहते हैं, वो फारसी और उर्दू जानते थे। उनके पिता अंग्रेजी जानते थे। हिंदी जैसा जो है उनका परिवार में जो है कोई ऐसा माहौल नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। कहती है मेरी माता जी जो है जबलपुर से आई तो वो जो है हिंदी के साथ अपने यहाँ पर आई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको जो है पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। तो कहती हैं पहले उनकी माता ने उनको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। इसकी लेखिका की जो माता जी है, बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी कहते हैं जो महिला विद्वान होती है उसको विदुषी कहा जाता है। जैसे हम विद्वान कहते हैं ना पुरुष के लिए, तो महिलाएं जो विद्वान होती हैं उनको विदुषी कहा जाता था। तो इनके बाबा चाहते थे कि हमारी जो पोती है वो क्या बने, वो विदुषी बने, वो एक महान विद्वान बने। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा था, यानी कि वो जो है उनकी सोच बिल्कुल समाज से बिल्कुल अलग थी। इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। अब बाबा क्या चाहते थे कि उन्होंने संस्कृत भी पढ़ ली, उन्होंने जो है यहाँ पर पंचतंत्र भी उन्होंने पढ़ा, लेकिन उनके बाबा चाहते थे, क्योंकि वो उर्दू और फारसी स्वयं जानते थे, तो जो व्यक्ति जो जानता है वो उस ज्ञान को देना चाहता है, चाहे वो अपने बच्चों को है, ठीक है। अब आपका जो आपके जो टीचर होंगे आपके स्कूल में, जो जिस सब्जेक्ट में क्या होंगे, माहिर होंगे, तो वो उसी का तो ज्ञान देंगे। अब इनके जो बाबा थे वो फारसी और उर्दू जानते थे, तो वो चाहते थे कि ये फारसी और उर्दू भाषा भी जाने, लेकिन कहते हैं कि मेरा इसमें कोई बस नहीं था, यानी इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन में चारपाई के नीचे जा छिपी। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फारसी और उर्दू सिखाने के लिए मौलवी साहब को बुला लिया, इनके बाबा जी ने।
ठीक है। तो कहते हैं तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी कि कहीं वो मुझे पढ़ा ना ले, है ना। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। अब इसके बाद जब उन्होंने उर्दू और फारसी पढ़ने में कोई रुचि नहीं दिखाई, वो छुपने लगे। एक दिन मौलवी साहब आए तो उन्होंने दूसरे दिन जो है चारपाई के नीचे वो छुप गई। अब जो है पंडित जी आए, माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, उनकी माँ जो है थोड़ी सी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी, किनको, उनकी माता को। तो पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी। कहती है मेरी माता जी पूजा पाठ करती थी और जब पूजा पाठ होती थी तो मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उनके उपरांत उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। कहते हैं इसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको मिशन स्कूल में रख दिया। ठीक है। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना भी दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगता था। अब लेखिका कह रही हैं कि अब जो है क्योंकि वहां पंडित जी आए, पंडित जी ने उन्हें संस्कृत सिखाई, वहां पर पूजा पाठ उनकी माता जी किया करती थी और क्योंकि पूजा पाठ आप जानते हैं संस्कृत में ही होती है, श्लोक सारे आपके संस्कृत में ही हैं, तो अब वो है थोड़ा सा उसको सुन लेती थी। इसके उपरांत कहती है मुझे उन्होंने कहाँ रखा, मिशन स्कूल में रखा। लेकिन मिशन स्कूल में जो है वहां का जो वातावरण था, वहां का जो माहौल था वो दूसरा था। ठीक है ना। मेरा मन नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया। ठीक है। जाने में रोने धोने लगी। आप कहते हैं कि मेरा मन वहां भी नहीं लगा। तब उन्होंने मुझको जो है क्रास्ट पेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा। ठीक है। जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। अब जो है 5वें में वो वहां पर भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय। हिंदू लड़कियां भी थी और ईसाई लड़कियां भी थी। अब कहती हैं यहाँ का वातावरण अच्छा था, यहाँ हिंदू लड़कियां भी थी और ईसाई भी थी। हम लोगों का एक ही मैस था, मैस जहाँ खाना खाते हैं। ठीक है। उस मैस में प्याज तक नहीं बनता था। ठीक है ना। जहाँ पर खाना बनाया जाता है वहां पर खाना जो है परोसा जाता है उसको मैस कहा जाता है। तो कहती है वहां पर जो है वहां का जो वातावरण था वो अच्छा था। ठीक है। और उस समय हिंदू लड़कियां भी वहां थी और ईसाई भी थी। हम लोगों का जो है एक ही मैस था और उस मैस में प्याज तक नहीं बनता था, तो वहां पर जो है प्याज वगैरह नहीं बनता था। तो आगे उन्होंने बताया कि वहां छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। अब कहती है वहां वो उस स्कूल में जब गई तो वहां छात्रावास था और एक कमरे में 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। तो कहती हैं यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है किसके साथ, सुभद्रा कुमारी के साथ। ठीक है। जानते हैं आप, ये भी हिंदी साहित्य की जो है लेखिका हैं। 7वें दर्जे में वे मुझसे जो है 2 साल सीनियर थी। ठीक है। तो कहती हैं कि जो उनके 7वें दर्जे में थी वो जो है मुझसे क्या 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से जो है तुक मिलाती आई थी। ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, जो छात्रावास था हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें से जो पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली उनको। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर इस छात्रावास में उनकी मुलाकात सुभद्रा से होती है और कहती हैं वो उनसे 2 साल सीनियर भी थी। ठीक है। और मैं भी बचपन से जो है तुक मिलाती थी। वो जो है क्या लिखती थी, वो कविताएं लिखती थी सुभद्रा। ठीक है। और ये जो है ये जो आपकी लेखिका हैं वो भी तुक मिलाया करती थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। तो कहती हैं कि मेरी बचपन में मेरी माता जी गाती थी, मीरा के पद विशेष रूप से जो है गाती थी। उनकी माता जी मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंक्ति बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर जो है मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। क्योंकि इनकी माता जी जो है कविता गाया करती थी। ठीक है। पदों को गाया करती थी। क्या गाती थी ये कि सवेरे जागिए कृपा निधान,
पंछी बन बोले यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को जो है वो क्या करती थी, मीरा का कोई पद गाती थी। अब कहती हैं सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती हैं। अब जो है क्योंकि बचपन में उनके घर का जो माहौल था, उनकी माता जी मीरा के पदों को गाती थी, ठीक है ना, तो वो भी जो है गाया करती थी। अब वो ब्रज भाषा में, क्योंकि अपनी माता जी से उन्होंने थोड़ा थोड़ा ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया था। लेकिन अब जब वो छात्रावास में आई तो वहां पर उनको सुभद्रा कुमारी जी मिली और वो जो है खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी। अब देखिए जिससे आप क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, आप उसको जो है उसको फॉलो करते हैं, है ना, जो आपके फ्रेंड होंगे या जिससे आप बहुत प्रभावित होते हैं, आप उसको ही क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, फिर उसका ही अनुसरण करते हैं। तो क्योंकि वो भी जो है कविता लिखा करती थी और साथ में सीनियर भी थी, आप कहीं स्कूल में जाते हैं तो आपके कोई सीनियर जिनसे आप प्रभावित होते हैं, आप उनके ही जैसे जो है करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि ये सुभद्रा कुमारी के साथ रहा करती थी वहां उस छात्रावास में, तो उनसे प्रभावित हुई और ये जो है उन्हीं की तरह खड़ी बोली में ये भी लिखने लगी, ठीक है ना। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी और प्रतिष्ठित हो चुकी थी। अब कहती हैं क्योंकि वो उनसे सीनियर थी, वो बड़ी भी थी और प्रतिष्ठित भी हो चुकी थी, यानी कि जो है उनकी जो कविताएं हैं वो जो है प्रसारित होने लग गई थी। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। कहती हैं कि मैं लिखती तो थी, लेकिन उनसे छिपा छिपा कर मैं लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो उन्होंने प्रश्न किया, किसने, सुभद्रा कुमारी ने, कि महादेवी क्या तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी जो है डेस्क की किताबों की तलाशी ली, तो उन्होंने को जो है शक हो गया कि शायद ये भी कविता लिखती हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो डेस्क होता है ना जिसको आप निकालते, तो उन्होंने उनकी किताबों की तलाशी ली और बहुत सी निकल पड़ा, बहुत सा जो है क्या उसमें निकल पड़ा। उसमें से तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती हैं। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। तो अब जो है क्योंकि देखिए महादेवी ब्रह्मा जी सुभद्रा कुमारी से तो प्रभावित थी ही, लेकिन देखिए जो काम आप करते हैं और आपका कोई अनुसरण करता है, आपको किसी काम में खुशी मिल रही है, जैसे किसी को लिखने में मिलता है, कोई जो है भाषण लिखता है, कोई कविताएं लिखता है, कोई गद्य लिखता है, और आपके छोटे कोई आपका अनुसरण कर रहा है तो उसे खुशी मिलती है कि हाँ ये भी जो है मेरी तरह ही एक काम कर रहा है। तो अब जो है सुभद्रा कुमारी ने को जो है शक हो गया कि शायद, क्योंकि साथ में रहते हैं, तो कि ये भी कविताएं लिखती हैं। पूछने पर उन्होंने मना किया, लेकिन जब तलाशी ली तो उनको बहुत कुछ मिला वहां पर, और उन्होंने एक हाथ में उनकी कविताएं पकड़ी और दूसरे हाथ में पूरे हॉस्टल में घुमा लाई और सबको बताया कि देखो ये जो है कविताएं लिखती हैं। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। अब जो है सुभद्रा कुमारी और महादेवी ब्रह्मा की अब क्या हो गई है, मित्रता। अब क्राफ्टवर्थ में एक पेड़ की डाली नीचे थी। अब कहती हैं जो हॉस्टल था, जो स्कूल था, उसमें एक पेड़ की जो डाली है वो नीचे थी। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे और जब और लड़कियां खेलती थी तब हम, अब कहती हैं कि वहां पर जो है क्या था, एक डाल थी और हम जो है उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे और जब और लड़कियां खेलती थी तो ये दोनों क्या करती थी, हम दोनों लोग तुक मिलाते थे, कविताएं लिखते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। कहती हैं उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण दर्पण उसी में भेज देते थे, अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। कहते हैं हम जो है एक जो है जो आपकी पत्रिका निकलती थी उसमें हम इसको अपनी तुक यानी कविताओं को भेज देते थे। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे। अब यहाँ पर इनके कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था और मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था।
कवि सम्मेलन होते थे और जो है क्राफ्टवर्थ में मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे। तो कहती हैं कि वहां पर जो है जिस समय वो कविता लिखा करती थी, पहले वहां पर एक स्त्री दर्पण नाम की पत्रिका निकलती थी। ये दोनों तुक मिलाते थे और उस दर्पण में, उस पत्रिका में अपनी जो कविताएं हैं उसको भेज देते थे। कहती है कि हम जो है, और ये छप भी जाती थी, है ना। यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे, अब आगे यहाँ पर कवियों के सम्मेलन होने लगे, तो हम लोग भी उसमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। अब कहती हैं मैं 1917 में यहाँ आई थी, लेकिन उसके उपरांत गांधी जी का वहां पर सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे और कहते हैं क्राफ्टवर्थ में मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। ठीक है, हम कविता सुनाते, कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते। तो कहती हैं जब हम कविता सुनाते थे तो कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे, तो कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, तो कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे, हमको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि हम जो है उन कवि सम्मेलन में हम जाने लग गए, हम कविता सुनाते थे, वहां पर अध्यक्ष कवि हरिऔध जी होते थे, कवि श्रीधर पाठक होते थे और कवि रत्नाकर जी होते थे। कहती हैं कि हम जो है बड़े उत्सुकता से अपना नाम सुनते थे कि कब हमारा नाम आएगा, है ना। तो बेचैनी से सुनते थे, हमको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले हमको। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि लगभग 100 से जो है 100 के जो है लगभग इनको पदक मिले। ठीक है, एक बार की घटना याद आती है। अब आगे जो है लेखिका हमें क्या बताती हैं कि अब उनको एक और जो है घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला था, बड़ा सा जो है नक्काशीदार सुंदर। कैसा कटोरा मिला था उनको, जो है चांदी का एक नक्काशीदार और सुंदर कटोरा उनको मिला था चांदी का। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। कहती हैं कि वहां पर जो है जिस दिन उनको चांदी का कटोरा मिला, उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी और प्राय वो नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। तो जब उनको चांदी का कटोरा मिला तो उन्होंने सुभद्रा को दिखाया। सुभद्रा ने क्या कहा, ठीक है, अब तुम क्या करो, खीर बनाओ और मुझे इस कटोरे में खीर खिलाओ। अब आगे इन्होंने क्या कहा, उसी बीच आनंद भवन में बाबू आए, बाबू महात्मा गांधी। तो अब कहती हैं उसी बीच आनंद भवन में बाबू आए, हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा 1-2 आने देश के लिए बचाते थे। कहते हैं अब जो है आनंद भवन में बाबूजी आए थे, हम लोग अपने जेब खर्च में से क्या करते थे, हमेशा 1-1, 2-2 जो है आने देश के लिए बचाते थे। और जब बाबू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बाबू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। तो अब जो है बाबूजी आए, इनको चांदी का कटोरा मिला था। अब कहती हैं कि जब वहां बाबूजी आए तो अब ये अपना कटोरा दिखाने के लिए वहां पर बाबूजी के पास गई। मैंने निकाल कर बाबू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती। अब जो है बाबू, क्योंकि वो हर बार क्या करते थे, पैसे जो है देश के लिए बचाते थे। अब जब वो कटोरा दिखाने के लिए बाबूजी के पास गए तो बाबूजी ने उनसे क्या कहा, तू देती है क्या मुझे? तो अब उनको जो है ना भी नहीं कर पाई। तो वो कह रही हैं कि अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। तो वो मना भी नहीं कर पाई बाबूजी को, क्योंकि वो देश के लिए जो है क्या करती थी, हमेशा पैसे इकट्ठा करके उनको दिया करती थी। तो अब जो है बाबूजी को वो मना भी नहीं कर पाई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है?
अब कहती हैं कि मुझे इस बात का दुख नहीं हुआ कि कटोरा वो ले गए। कहती हैं मुझे दुख इस बात का हुआ कि गांधी बाबूजी ने ये नहीं पूछा कि किस कविता पर तुम्हें ये कटोरा मिला, कविता क्या है। मुझे दुख इस बात का हुआ कि ये भी जो है कटोरा लेकर गए, यह दुख नहीं था, है ना। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। तो वो जो है बड़ी दुखी हुई कि उनको जो है कटोरा तो बाबूजी ने ले लिया लेकिन कविता नहीं सुनी। लौट कर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। तो अब जब लौटी तो उन्होंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने, ठीक है ना। फिर बोली देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बाबूजी को दे दिया। अब जब वो घर आई तो उन्होंने सुभद्रा जी को बताया कि मेरा जो कटोरा है वो मैंने बाबूजी को दे दिया। तो उन्होंने पूरी घटना बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। मैंने उनको बताया कि मुझे वो पुरस्कार मिला तो बाबूजी के कहने पर हम मना नहीं कर पाए, इसलिए जो है मैंने वो कटोरा जो है अब वो मेरे पास नहीं रहा। तो अब सुभद्रा जी ने भी उनको बोल दिया कि और दिखाओ कटोरा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि चाहे कटोरा कहीं भी हो, अब जो है तुम्हें खीर तो बनानी ही पड़ेगी, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही। अब लेखिका क्या कहती है कि हालांकि कटोरा चला गया लेकिन मुझे मन ही मन प्रसन्नता भी थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बाबूजी को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रही। तो अब जो है यहाँ से सुभद्रा जी चली गई थी इस हॉस्टल से, ठीक है। तो अब एक दूसरी मराठी लड़की वहां पर आई, हमारे कमरे में आकर रही। वह जो है कोल्हापुर से आई थी। जो ये लड़की थी ये कोल्हापुर से। जैबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। अब इसको जो है इसका जो शॉर्ट नाम क्या था, जैबुन था। कहती हैं जैबुन मेरा बहुत सारा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। यानी कि अब जो है उनको कविता लिखने के लिए और ज्यादा टाइम मिल जाता था। जैबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। अब जो जैबुन थी वो मराठी भाषा बोलती थी। तो कहती हैं वो मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी, ठीक है ना। जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है ना, जैसे जो मराठी के लोग होंगे तो उनमें जो है कुछ शब्द मराठी होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कहती हैं कि अब जो है क्योंकि वो ऐसी मिली जुली हिंदी बोलती थी तो मैं भी उनसे उससे थोड़ा सा मराठी शब्दों को सीखने लगी, ठीक है। वहां एक उस्तानी जी थी जीनत बेगम। जैबुन जब तिगड़े तिगड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रहा जाता था। तो यानी वो टोकती थी, वाह देसी कौवा मराठी बोली। जैबुन कहती थी नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जैबुन मराठी महिलाओं की तरफ जो है की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। अब इनकी जो जैबुन थी उसकी पहनाव कैसे पहनती थी वो, जैसे मराठी लोग जो है कैसे पहनती हैं, किनारेदार यानी कि जो बॉर्डर वाली होती है साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। जो बॉर्डर होता था वही ब्लाउज होता था। जैबुन मराठी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। तो अब वो चिढ़ाती थी उनको कि तुम जो है मराठी कौवा हो, है ना। यानी हिंदी भी बोल रहे हो तो उसमें मराठी शब्दों को जो है तुम उसमें मिक्स कर रही हो। तो अब वो क्या कहती हैं कि हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे, ठीक है। तो वो कहती हैं कि हम क्योंकि मराठी हैं तो हम मराठी ही बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी और जो बुंदेलखंड की आई थी वे बुंदेली में ही बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे। कहती हैं कि जो
जिस क्षेत्र से आया था वो जो है अपनी ही भाषाओं में बात किया करती थी। लेकिन हम जो है पढ़ते हिंदी में थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, हिंदी के अलावा उनको उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलते थे। हालांकि उनको जो भी पढ़ाया जाता था, लेकिन जो जहाँ की है, जिस संप्रदाय, जिस भी क्षेत्र की है, वो अपनी भाषा को ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मैस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे और कोई विवाद नहीं होता था। ठीक है, तो सारे मिक्स कल्चर के लोग थे। हम कहते हैं एक मैस में खाते थे, एक साथ एक प्रार्थना करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। अब इन्होंने क्या कहा कि मेरे बचपन का जो क्रम है तब तक वही चलता रहा जो आज भी चल रहा है। कभी कभी बचपन के जो संस्कार हैं ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते रहते हैं। अब लेखिका कह रही हैं कि कभी कभी बचपन के ऐसे संस्कार होते हैं जो बड़े होने पर भी चलते रहते हैं। और एक बचपन का एक और भी संस्कार था। क्या कह रही हैं? एक और भी संस्कार था कि हम जब रहते थे वहां जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। ठीक है, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो। तो जिस कंपाउंड में वो रहते थे वहीं पर कौन, जो वहां के क्या थे, नवाब थे, वो जो है एक बंगले में रहते थे। ठीक है, कहती हैं उसी कंपाउंड में हम लोग भी रहते थे और बेगम साहिबा उनको क्या कहती थी कि हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे और हमारे जन्मदिन वहां मनाए जाते थे उनके घर में। उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे, यानी कि उनके जो है आपस में बहुत अच्छे संबंध थे। ठीक है, उनका जो है एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी। तो कहती हैं जो बेगम साहिबा थी, हम जो है उनको क्या कहते थे, ताई साहिबा, और उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्म जो है उनके घर मनाए जाते थे और उनके जन्म हमारे यहाँ मनाए जाते थे, यानी कि उनके जो आपसी संबंध थे वो बहुत अच्छे थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उनको जो है पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। तो अब जो है उनके इतने अच्छे संबंध थे कि उनका जो एक लड़का था वो जो है उनसे राखी बंधवाने के लिए कहती थी और ये भी कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से जो है उसको पानी भी नहीं देती थी अपने लड़के को, और क्या कहती थी कि राखी के दिन जब तक बहनें राखी ना बांधे वो जो है निराहार, वो पानी और भोजन वगैरह नहीं करेगा। ठीक है ना, बार बार जो है वो कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे। अब जो है वो उनसे कहा करती थी कि भाई जो है भूखा बैठा है, यानी कि अपने बेटे को वो जो है इनसे राखी बंधवाती थी। ठीक है ना, और सुबह से ये भी कहती थी कि जब तक राखी न बंधी तब तक तुम खाना और पानी कुछ भी नहीं पाओगे। ठीक है, हमको जो है लहरिये या कुछ मिलते थे। इसी तरह जो है मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। तो कहते हैं वो जो है मुहर्रम जो उनका त्योहार है वो उनके लिए हरे कपड़े बनते थे, हमारे लिए भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, वहां तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब जी से कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम जो है मनमोहन रखती हूँ। तो उनका जो उन्होंने क्या नाम रखा, मनमोहन।
वहीं प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। तो इनके छोटे भाई का नाम जो है, जो उनकी क्या थी, ताई, जिनको वो ताई साहिबा कहा करती थी, उन्होंने नाम रखा था क्या, मनमोहन। तो कहती हैं जो उनका भाई है वो प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी वो रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का जो नाम उनकी ताई साहिबा ने रखा था, वही उनका नाम आगे तक भी चला। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूं अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि उस समय कि हम लोग जो है बहुत निकट थे, यानी कि आपस में जो है उनके अच्छे संबंध थे। आज की स्थिति देखकर लगता है कि जैसे वह सपना ही था, आज वह सपना खो गया। कहते हैं आज का जो समय है वो वैसा नहीं है जैसे पहले था। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर क्या कहती हैं कि शायद वह सपना सत्य हो जाता और भारत की कथा कुछ और होती। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका चैप्टर खत्म हुआ है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने अपने बचपन की कुछ घटनाएं आपको बताई हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का सारांश और प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।